मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब शिक्षा मित्र। खत्म नहीं हुई शिक्षक भर्ती से जुड़ी सरकार की चुनौतियां। 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और शिक्षक भर्ती की समस्या भी समाप्त नहीं हुई है। शिक्षा मित्र अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और खंडपीठ के फैसले को वहां पर चुनौती देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फैसला आज लखनऊ की डिवीजन बेंच ने दिया है हाईकोर्ट की, उससे असंतुष्ट शिक्षा मित्र अब इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आज ही फैसला आया। मार्च की शुरुआत में फैसला रिजर्व किया गया था। 2019 में यानी कि पिछले वर्ष परीक्षाएं हुई थी। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था और कट ऑफ को लेकर विवाद था। पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के जो कट ऑफ ऊपर ले जाने का फैसला था उसके खिलाफ फैसला दिया था और उस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में गई थी सरकार और डबल बेंच ने आज ही सरकार के फैसले को सही पाया और कहा कि 3 महीने में सरकार की जो कट ऑफ थी अब आखिर वाली, उसके हिसाब से भर्तियां की जाएं। लेकिन शिक्षा मित्र इससे संतुष्ट नहीं, वो अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, शिक्षा मित्र अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी कि सरकार की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और चूंकि कट ऑफ 60 और 65 का रखा गया है, जिसको आज स्वीकृति दी है हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, तो जाहिर सी बात है वो इससे असंतुष्ट। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, शिक्षा मित्र क्या कह रहे हैं? लेकिन देखिए, जैसा पहले से पता था कि शिक्षा मित्र इस फैसले को चुनौती देंगे, अब उन्होंने घोषित तौर पर ये बात कह दी है और शिक्षा मित्रों के ही एक संगठन से जुड़े हुए हैं अमित यादव, उन्होंने ये कहा है, अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि वो सरकार के इस फैसले से जो कोर्ट का बल्कि फैसला आया उससे खुश नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं और अब इसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि आज एक चीज ये ध्यान देने वाली है, जो फैसला आया है उसमें ये याची के तौर पर नहीं थे अनिल यादव, लेकिन क्योंकि शिक्षा मित्रों के संगठन के हैं तो ऐसे में स्वतंत्र है, वो कोर्ट जा सकते हैं और इसी आधार पर उन्होंने बयान दिया है कि वो भी अब कोर्ट जाएंगे शिक्षा मित्र और इस फैसले को जो 60 और 65% का समर्थन करता है उसको चुनौती देंगे। क्योंकि 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आने वाले समय में शिक्षा मित्रों को 2 भर्तियों में वेटेज दिया जाए अंकों का, जिससे उनको एक अवसर मिल सके वापस शिक्षक बनने का। तो ये उनके सामने दूसरा मौका था। इससे पहले 68,500 की जो शिक्षक भर्ती हो चुकी है योगी सरकार में, उसमें जो शिक्षा मित्र रह गए थे बड़ी संख्या पे, उनके सामने एक अंतिम मौका है कह सकते हैं, जिसमें उन्हें वेटेज मिलना है। तो अगर वो पासिंग मार्क ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो वेटेज के इस स्तर पर, इस स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही चिंता का विषय, इसीलिए शिक्षा मित्रों ने पहले भी केस किया था ये हाईकोर्ट से, जो 1 साल से लंबे समय तक चलता रहा। तो अब इन्होंने साफ किया है कि ये लोग हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, एक तरफ जहां पर बहुत से अभ्यर्थी खुश है इस फैसले से, सरकार खुश है, वही दूसरी ओर फिर से अब जो चुनौतियां हैं वो बढ़ सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं शिक्षा मित्र तो ये भर्ती फिर लटक सकती है। बिल्कुल 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 शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका। अगली बड़ी खबर आगरा से है। वहां पर कोरोना से एक और जान चली गई है। परिवहन निगम के बुकिंग क्लर्क की कोरोना से मौत की खबर। कोरोना की पुष्टि के बाद एसएन हॉस्पिटल में भर्ती थे और इलाज के दौरान बुकिंग क्लर्क डीपी शर्मा की मौत हो गई। बहुत अफसोसनाक। नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, पूरी बात बताइए। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, ईदगाह डिपो आगरा के वरिष्ठ परिचालक यानी सीनियर जो कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे डीपी शर्मा, उनकी मौत हुई है। बुकिंग क्लर्क के रूप में वो काम कर रहे थे। उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। एसएम मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया था, जहां उनकी मौत हो गई है। इसके साथ ही एक और महिला जो दिल्ली जो कानपुर में पुलिस में पोस्टेड है,
उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो ससुराल में अपने आगरा में आई हुई थी। जी जी और, जी 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 और कानपुर में पोस्टेड है, उसकी ठीक, भी रिपोर्ट पॉजिटिव ठीक। थी, जिसकी मौत हो गई है। बहुत तो कुल अफसोसनाक मिला के नितिन, बहुत आगरा धन्यवाद में आपका। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। पान मसाले की बिक्री से रोक हटा दी गई है। सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। कोरोना की वजह से प्रतिबंध लगा था और अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। पान मसाले की बिक्री और उसका उत्पादन ओके। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं लखनऊ से। संतोष, पहले शराब की बिक्री पर से रोक हटी, उसके भी पहले उसके प्रोडक्शन पर से रोक हटी और अब पान मसाला। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि रेवेन्यू के जो सोर्सेज सबसे बड़े थे उन सोर्सेज को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। बिल्कुल, रेवेन्यू जनरेशन के जितने सोर्सेज थे अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार उनको जनरेट करने की कोशिश कर रही है, उनको पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में जो पान मसाला का उत्पादन है, जो विक्रय है, उसकी अनुमति दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निकोटिन युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहे तो गुटखे का पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, पहले से लगा था हाईकोर्ट के आदेश के बाद से, वो जारी रहेगा। जो सादा पान मसाला है वो बेचा जा सकेगा, उसका निर्माण हो सकेगा। 25 मार्च को जब कोरोना का संकट आया उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पान मसाले की बिक्री, निर्माण सभी पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब पान मसाले की जो कहा जाए निर्माण और बिक्री दोनों ही अनुमति दे दी गई है, लेकिन निकोटिन युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये बात है संतोष। लेकिन थूकने पर तो प्रतिबंध है, थूकने पर पेनलाइज भी किया गया है उसको। अब जब पान मसाले को और या उसके प्रोडक्शन को ओके किया गया है और बिक्री को, संतोष, तो ये तो अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये कैसे होगा? देखिए, पान मसाला खाना और पान मसाला एक उद्योग है और पान मसाला खाना आदत है। लेकिन आप अपनी आदत के चलते सार्वजनिक स्थल को गंदा करेंगे, ये कानून का उल्लंघन है। लिहाजा इसीलिए थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन की बात की गई, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस समय पर तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए। ऐसे में सरकार के पास तमाम अन्य जो जिम्मेदारियां भी हैं, जो कर्मचारी हैं उनका भी सैलरी देना है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे, चाहे वो शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया हो या पान मसाला को चालू करने का फैसला लिया गया हो, ये उसी कड़ी में देखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शराब व्यवसाय के बाद जीएसटी के बाद शराब व्यवसाय और उसके बाद पान मसाला इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में कानपुर, बल्कि कानपुर, मेरठ कुछ ऐसे शहर हैं जहां की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ पान मसाले पर ही निर्भर रहती है। बिल्कुल ठीक कहा संतोष, और इसीलिए शायद हम महसूस कर सकते हैं कि सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में दबंगों का एक भाजपा नेता और उसके परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। घटना मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके की है, जहां इलाके के कुछ दबंगों ने एक भाजपा नेता और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों से दबंगों के हमले की बात सामने आने और घटना की सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको यहां पर यह भी बताएं कि इस हमले में भाजपा नेता सहित उसके 3 परिजन भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीड़ितों के मुताबिक मेयर चुनाव के बाद से ही दबंगों से उनकी रंजिश चल रही थी और इसी वजह से दबंग कई बार उन पर हमला भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था महापौर जी का, माननीय महापौर जी का। उस समय इन्होंने पर्ची बांटते समय मेरे पे हमला करा, जब भी मुकदमा पंजीकरण है, मार के लहूलुहान कर दिया था। अब फिर मैंने जैसे कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आदमी मजदूरों, गरीब बेसहायों को अपने पास से आटे के कट्टे और उन्हें भोजन प्राप्त कराया। इसे उसकी जलन में आके इनने फिर मेरे पे मार धावा बोल दिया। कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था और ये कहा था कि अगर तुमने मुकदमा कराया तो तुम्हें पूरे घर की जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। मैं उसकी बात को हल्के में लेते हुए मैंने फिर अपनी डॉक्टरी कराई और उसका मुकदमा कराया। उसके बाद उसको मुकदमे की वापसी का फिर आज मुझ पर दबाव बनाया कि अगर वापसी कर लो नहीं तो गोली मार देंगे। मैंने उसका विरोध किया, जो तुझसे हो कर ले।
तो उसने मेरे घर पे फिर लाठी डंडों से बरहार करा, मेरे भतीजे को मारा, मुझे देखने आए हुए थे, और मेरे लड़के को भी मारा। मेरी नज़दीक में ही मेरी भांजी का घर है, उस घर में जाकर मार तोड़ करी। और सरकार का सख्त आदेश है कि गैर कोरोना मरीजों के इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा। उन्नाव जिला अस्पताल में वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को मौत बांटी जा रही है। यहाँ आने वाले मरीजों के साथ अस्पताल कर्मी अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर का। यहाँ एक महिला मरीज स्ट्रेचर के इंतजार में करीब आधे घंटे तक अपनी गाड़ी में तड़पती रही। परिजनों द्वारा इमरजेंसी वार्ड में कई बार सूचना देने के बाद भी स्ट्रेचर नहीं मिला और परिजन गोद में उठाकर ले गए और वार्ड में भर्ती करवाया। वहां जायजा लेने पहुंचे मीडिया कर्मियों से अस्पताल कर्मी महिमा सिंह ने बदसलूकी की और कैमरा भी छीन लिया। जिला अस्पताल लेके आए, इनको भैया को बता रहे हैं, भैया देखो पेशेंट है, फिर डॉक्टर साहब आएंगे तब देखेंगे। आपने जो मुझे वीडियो दिखाया उसमें वो जो वार्ड बॉय है, शायद महिमा उसका सही नाम है, उसने कुछ अभद्रता करी है, वो वीडियो में दिख रहा है। तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और कोशिश क्या पूरी तरह से हम इसको सब लोगों को एडवाइज करेंगे कि किसी के साथ अभद्रता न करें। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आशीष, इस पर कोई एक्शन हुआ, कोई कार्रवाई हुई? जी, आपको बता रहे हैं अभी तक की इस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ये आज दोपहर की घटना थी। दोपहर में एक जो है महिला मरीज जिसको जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, वो अस्पताल आती है, इमरजेंसी आती है और इमरजेंसी में जाके वार्ड से कहती है स्टेशन ले जाने, उसका अटेंडेंट कहता है कि स्टेशन ले चलो, लेकिन आधा घंटे तक वो महिला अपनी ही गाड़ी में तड़पती रही। महिला अटेंडेंट के जो है पति का कहना है कि लगभग 2-2.5 घंटा उसने पहले जो है एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस के फोन लगातार बिजी आए या कार्ड उनकी डाइवर्ट कर दी गई। उसके बाद वो अपनी निजी गाड़ी से लेके महिला को अस्पताल लाता है और अस्पताल लाने के बाद भी वो आधा घंटे तक की महिला गाड़ी के अंदर तड़पती रहती है। फिर वो अटेंडेंट उसका जो है महिला को गोद में लेके इमरजेंसी जाता है। इमरजेंसी में जो वार्ड बॉय होता है महिमा, वो उससे लगातार जो है बदतमीजी करता है। जब इसके जो है कवरेज मीडिया कर्मी करते हैं तो उनसे भी उनके कैमरे पर हाथ मारता है और उनसे भी लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। जी, और धन्यवाद आपका आशीष। कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस मामले में अभी तक। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास है। 17 विदेशियों को जेल भेजा गया है। क्वारंटाइन का वक्त पूरा होने के बाद ये विदेशी जेल भेजे गए। एपिडेमिक डिजीज समेत कई धाराओं में इन पर मामला दर्ज है। 7 नेपाली और 10 इंडोनेशिया के नागरिक जेल भेजे गए, कुल 17। अब एक खबर गाजियाबाद से, जहां शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ को रोकने के लिए नायाब तरीका अपनाया गया। गाजियाबाद में दिल्ली से सटे बॉर्डर वाली शराब की दुकानों के लिए नया नियम बनाया गया। अब वहां पर बिना आधार कार्ड देखे दुकानदार किसी भी ग्राहक को शराब नहीं बेचेगा। शराब दुकान संचालन करने वाले लोगों का कहना है कि दिल्ली से लोग चोरी छुपे गाजियाबाद पहुंच रहे हैं और इसके बाद ये नियम लागू करना पड़ा। दिल्ली में शराब के दाम में बढ़ोतरी की गई। कहाँ से आए? इसके बाद दिल्ली के लोग चोरी छुपे गाजियाबाद से शराब ले जा रहे हैं। अब आधार कार्ड देखने के बाद ही स्थानीय लोगों को ही सिर्फ शराब बेची जाएगी। विपिन तोमर हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। विपिन, फैसले की मजबूरी समझ में आ सकती है, लेकिन इसके असर क्या क्या दिख रहे हैं आपको? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है ये, और वो इलाका है जहां आसपास में जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का पूरा खतरा बना हुआ था, क्योंकि जब से दिल्ली में मदिरा पे 70% एक्स्ट्रा किया गया है, तब से ये संभावना जताई जा रही थी और वो हकीकत भी निकली कि दिल्ली के लोग जो है वो आसपास के गाजियाबाद के इलाके में आके शराब लेंगे। ऐसा ही जब कल देखा गया, काफी भीड़ लगी, उसके बाद ये शंका उत्पन्न हुई और इस बात को बल मिला। तो उसके बाद आज जो वहाँ बॉर्डर पे सटे हुए जो मदिरा की दुकान है, उनके संचालकों ने ये फैसला लिया है कि वो दारू
जो शराब लेने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनका पहले आधार कार्ड देखेंगे। अगर वो दिल्ली के व्यक्ति होंगे तो उनसे मना कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भीड़ बढ़ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा था, और जब से ये प्रक्रिया शुरू की है उसके बाद से वहां पे भीड़ जो है वो लगने कम हो गई है। दिल्ली के लोग वहां नहीं आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विपिन। रफ्तार XUV का टायर फट गया है, बेकाबू होकर कार पलटने से 2 की मौत की खबर है, और इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। तेज रफ्तार XUV का टायर फटा है, वो पलटी है और मौके पर हड़कंप। और कौशाम्बी से खबर, ये देखिए तस्वीरें कौशाम्बी से, इस XUV का हाल देखिए आप। बुरा हाल जो कार में सवार थे उनका। बेकाबू होकर ये XUV पलटी है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जौनपुर में तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स की मौत हो गई है। मृत शख्स का नाम नसीम अहमद है। इसकी मंगलवार देर रात मौत हो गई। नसीम को तबीयत बिगड़ने पर अस्थायी जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराने लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नसीम को कुछ दिनों पहले जौनपुर में छिपे हुए जमाती के साथ गिरफ्तार किया गया था। नसीम के ऊपर भी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था और क्वारंटीन करते हुए उसे भी जमातियों के साथ प्रसाद कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया था। कहा जा रहा है कि वहीं पर जमाती को हार्ट अटैक आया। इसके बाद उसे वाराणसी भेजा गया और वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इनको पहले से कार्डियोलॉजिस्ट के पेशेंट थे। ये रिपोर्ट वगैरह इनका PGI में इलाज भी चलता था। 2 तारीख को ये क्वारंटाइन किए गए थे सिया कॉलेज में। सिया कॉलेज से बाद में प्रसाद लिया जाएगा। उसके बाद जो है कि इनको 2 बार तकलीफ़ बढ़ी। एक बार तकलीफ़ बढ़ी थी तो यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से रिफ़र कर दिया बेच्चू के लिए। बेच्चू ले गए, वहाँ के लोगों ने सुई दवा लगा के फिर कहा कि आप ले जाइए वापस, यहाँ एडमिट नहीं करेंगे। वहाँ से फिर यहाँ लेके आए, फिर यहाँ पे लेके गए, वो वहाँ पे क्वारंटाइन में लेके गए। और लॉकडाउन के दौरान इस वक्त जहाँ लोगों को घर से बिना वजह निकलने के लिए मना किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग घर से निकलने के लिए पुलिस को चकमा देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सहारनपुर में एक मामला सामने आया है, जब SP सिटी की अगुवाई में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। उसी वक्त एक ऑल्टो कार के फ्रंट शीशे के भीतर डैशबोर्ड पर नीली बत्ती सजी हुई। जब SP सिटी ने वाहन चालक से पूछा तो उसने किसी ज्वाइंट डायरेक्टर की कार बताई, लेकिन पुलिस को शक हुआ। उसने चेक किया, पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया और इसके बाद पुलिस ने चालान काटकर कार को सीज कर दिया। और प्रदेश में 8 मई से सभी अदालतें खोल दी जाएंगी। 8 मई को हाई कोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच के साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतों में भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन वकीलों की सुरक्षा और सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट और सरकार को वकीलों और वादियों को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। इनके मुताबिक चौराहों और बैरियर्स पर लगे पुलिसकर्मियों को इस बात की हिदायत दी जाए कि वकीलों को बेरोक टोक आवाजाही की इजाज़त हो। इसके अलावा कोर्ट परिसरों और आसपास के इलाकों में सैनिटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इन्होंने अदालतों के बाहर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाने की भी मांग की है ताकि कामकाज शुरू हो सके। योगी सरकार की दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती, जिसके फैसले को लेकर प्रदेश के 4,10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार था। सिर्फ अभ्यर्थियों को नहीं बल्कि सरकार को भी इस फैसले का इंतजार था और आज हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने उस फैसले को सुना दिया है। फैसले के अनुसार जो सरकार ने मानक तय किए थे उन्हीं के आधार पर आगे भर्ती की जाएगी और भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्र और कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्हें झटका भी लगा है। हमारे साथ में इस समय प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। स्वागत है मंत्री जी। सर ये बताएं, कोर्ट का फैसला आ गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी, अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे थे फैसले का और आप लोग भी। जी बिल्कुल, हमको भी इस फैसले का इंतज़ार था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई
इस सरकार की लगातार ये कोशिश थी कि बेसिक शिक्षा में जो खाली पद हैं वो भरे जाएं। जो हमारे बच्चे हैं 1,80,00,000 बच्चे, उनको जल्दी से जल्दी शिक्षक मिलें, योग्य शिक्षक मिलें। इसलिए लगातार इस भर्ती प्रक्रिया के पहले लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी थी। ये 69,000 की संख्या उसमें और जुड़ने वाली थी। इससे एक तरफ तो 69,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने वाला था और दूसरी तरफ बच्चों को शिक्षक मिलने वाले थे। हम चाह रहे थे ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरा करना, लेकिन मामला माननीय न्यायालय के पास पहुंचा। इसलिए जब तक न्यायालय से निपटारा नहीं होता हम इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। हम भी इस फैसले का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, जो रोड मैप तय किया था, सरकार ने जो कट ऑफ तय किया था, उसको डबल बेंच ने उस पर सहमति दी है, उस पर मुहर लगाई है और उन्होंने जो समय निर्धारित किया है हमारे लिए, उस निर्धारित समय में हमारा पूरा विभाग तैयार है। हम यथाशीघ्र इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या कट ऑफ है जिसके आधार पर अब आगे आप लोग की प्रक्रिया चलेगी? ये जो कट ऑफ तय हुआ, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 97 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक का कट ऑफ तय हुआ है। जो एक इसका विरोधी पक्ष था, उनका ये कहना था कि ये कट ऑफ कम होना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने समस्या थी कि 69,000 पद थे, 4.25 लाख के लगभग अभ्यर्थी थे। उन अभ्यर्थियों में से एक योग्य शिक्षकों को चुनना था, स्क्रीनिंग करनी थी, इसलिए ये कट ऑफ रखा गया था और कोर्ट ने इस कट ऑफ पर अपनी मुहर लगाई है। हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और हमको इस बात की खुशी है कि एक तरफ 69,000 शिक्षक मिलेंगे और दूसरी तरफ जो योगी सरकार की मंशा है उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन का, तो 69,000 नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस बात की हमको प्रसन्नता है। सर, क्या उम्मीद की जाए? अब आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्या उम्मीद करी जाए? बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा विभाग आज ही से इस तैयारी पर लग जाएगा और एक जो समय निर्धारित किया है कोर्ट ने, उस समय के भीतर ही हम अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो 69,000 पदों की भर्ती है, निश्चित रूप से इससे जो क्वालिटी है स्कूल में टीचिंग की वो बेहतर होगी, गुणवत्तापरक शिक्षक मिलेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, अब शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षक विहीन स्कूल है वहाँ पर भी हालात बदलेंगे। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। विदेशों से भारतीयों को पास लाने की व्यवस्था की जा रही। यूपी के भी कई लोगों को विमानों से वापस लाया जाएगा। इसके लिए अमौसी एयरपोर्ट पर तैयारी की जा चुकी है। यहाँ विदेशों से वापस लोगों को लेकर आने वाली पहली फ्लाइट 9 मई को उतरेगी। एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने खुद लखनऊ के डीएम पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी और CISF के अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले जिलाधिकारी ने इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल पर आने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए फ्लोर पर येलो स्ट्रिप लगा दी जाए ताकि लोगों में दूरी बनी रहे। और इस खबर के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए उत्तराखंड प्राइम।